नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज 15 जून है और एनटीपीसी के सभी शिफ्टों के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ स्टूडेंटों ने जो व्हाट्सएप पर क्वेश्चंस भेजे थे, कुछ से मेरी पर्सनली बात हुई है, उनके बेस पर मैं आपको मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं, ताकि अगर आपके आने वाले टाइम में एनटीपीसी के एग्जाम है तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सके। तो चलिएगा, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड पूछा गया है आपके पास? है डिस्काउंट से रिलेटेड। स्टूडेंटों का ये कहना था कि सर इसके अंदर डिस्काउंट भी दे रखा था और जो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में जो रिलेशन होता है ना, वो भी उसी के अंदर था। इसके बेस पर एक क्वेश्चन था। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि शायद इस तरीके का कोई क्वेश्चन एग्जाम में रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरीके से बनाएंगे, देखिएगा। क्वेश्चन क्या है आपके पास? सर क्वेश्चन हमारे पास है यह कि एक दुकानदार ने थोक विक्रेता से 35%, 5% के दो लगातार डिस्काउंट के बाद, यानी कि 1600 रुपये उस पर सूचीबद्ध था, एक वस्तु को खरीदा। किस पर खरीदा? यानी कि सर किसी वस्तु के ऊपर 1600 रुपये लिखा हुआ था। अब दुकानदार ने उस पर एक डिस्काउंट तो इतने का दिया और एक डिस्काउंट इतने का दिया। उसके बाद आपने इसको खरीद लिया, यानी कि कहां तक हो गया क्वेश्चन? खरीदी, ठीक है। फिर दुकानदार ने फिर सूची मूल्य को, सूची मूल्य का मतलब क्या होता है आपके पास? है मार्केट प्राइस, या फिर आप ये कह सकते हो अंकित मूल्य होता है, ठीक है। सूची मूल्य को इस प्रकार से बदल दिया कि 5% का उसको डिस्काउंट भी मिल जाए और 25% का लाभ भी हो जाए। तो आपको ये बताना है कि उसका सूची मूल्य कितना, उसका मार्केट प्राइस कितना है, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो पहली स्टेप आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर पहले कॉस्ट प्राइस यानी सीपी निकालना है। सीपी कहां से निकलेगा आपके पास? है सर किसी वस्तु पे 1600 रुपये लिखा हुआ है। किसी वस्तु पर कितना लिखा हुआ है आपके पास? है 1600 रुपये लिखा हुआ है। पहला जो डिस्काउंट है आपके पास है वो 35% का है। अगर 35% का डिस्काउंट है तो 65 में वस्तु बिचेगी। यानी हम ये कह सकते हैं सर यहाँ पर आएगा हमारे पास है 65 बटे में कितना आएगा आपके पास? है 100। अगला डिस्काउंट कितना है आपके पास? है 5% है, यानी ये हो जाएगा आपके पास है 95 और बटे आपके पास 100 आएगा। यहाँ से हम क्रय मूल्य निकालेंगे, पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे इस वाली लाइन से। क्यों निकालेंगे? क्योंकि सर एक वस्तु के ऊपर इतना लिखा हुआ है, ये पहला डिस्काउंट है और ये दूसरा डिस्काउंट है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप सीधे कह सकते हो सर 35% का डिस्काउंट यानी 65%, 65% की फ्रैक्शन होती है आपके पास है 13/20। अगर 5% का डिस्काउंट है तो 95 और 95% की फ्रैक्शन होती है सर आपके पास है 9/20। ये अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप सीधे लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको आराम से यहाँ पर लिख करके बता रहा हूँ कि आप इसको इसके बाद काट लीजिए। 5 से कितनी बार कटेगा आपके पास? है 13 बार। 5 से कितनी बार कटेगा आपके पास? है 20 बार। 5 से 19 बार काट दीजिएगा और ये कितनी बार काट दीजिएगा? 20 बार। 2 जीरो से आपके पास है 2 जीरो खत्म, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपके पास? है 4। तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हमारे पास है 52 और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आपको 19 से। आप इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई मत करिए क्योंकि आगे भी तो क्वेश्चन है हमारे पास, इससे क्रय मूल्य को तो हमको अभी काम में लेना है। तो ये क्या है हमारे पास? है सर ये हमारे पास है कॉस्ट प्राइस है, सीपी है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप अंकित मूल्य बताइएगा और एक तरीके से आपको क्रय मूल्य दे रखा है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। कल भी एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था जिसमें आपके पास है मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में जो रिलेशन होता है, इनके बेस पर क्वेश्चन लगभग लगभग हर एग्जाम में आता ही आता है। तो इनमें क्या रिलेशन होता है आपके पास? है सर ये होता है आपके पास है 100 प्लस प्रॉफिट, ये परसेंटेज में आता है यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपके पास है 100 माइनस डिस्काउंट। 100 माइनस क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। इस रिलेशन को आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। इसमें इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि जिस डेटा का मान पूछा उसको छोड़ दीजिए, बाकी मानों को आप यहां रख सकते हो। तो किस किस का मान दे रखा है सर? हमको देखिए मार्केट प्राइस का मान तो पूछा है, आप बोलते जाइए वहां से कॉस्ट प्राइस का मान कितना है। अरे कितना है? 52 इंटू 19 है। तो ये लिखोगे आप 52 इंटू कितना लिखोगे? 19 लिखोगे, बराबर का निशान। 100 प्लस लाभ, लाभ कितना वहां पर? 25% का, तो कितना हो जाएगा आपके पास है 125। 100 माइनस डिस्काउंट कितना हो जाएगा आपके पास है 95। अब देखिएगा हम सीधे काट सकते हैं कि 19 से कितनी बार कटेगा? 5 बार, और 5 से कितनी बार कटेगा आपके पास है? 25 बार। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम जब करेंगे तो हमारे पास जो मार्केट प्राइस आएगा वो आएगा, देखिए 25 दूनी का कितना हो जाएगा? 50, यानी कि 130। तो हम कह सकते हैं सर हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। हमने क्वेश्चन को कैसे बनाया है सर? सबसे पहले हमको ये दिया गया था क्वेश्चन में, ये इसका मार्केट प्राइस है, ये इस पर डिस्काउंट है, तो उसकी मदद से हमने क्रय मूल्य निकाल लिया। क्रय मूल्य की मदद से हमने इसका अंकित मूल्य निकाल लिया,
क्यों? क्योंकि फिर डिस्काउंट भी था और हमारे पास प्रॉफिट भी था। यानी पहले हमने क्या निकाला सर, पहले स्टेप में हमने इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस और इन दोनों की मदद से हमने इसका मार्केट प्राइस निकाल लिया। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में गलत नहीं करोगे। आइएगा, एक समय कार्य का भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था इसी लेवल का। क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं था, लेकिन मैंने जानबूझ करके थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन इतना था कि 2 दिन के बाद ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, 2 दिन के बाद ए छोड़ के चला जाता है, तो शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन तो इतना सा ही था, लेकिन मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। रॉबर्ट, क्रिस और जेरेसी एक निश्चित काम को क्रम से इतने इतने दिनों में पूरा करते हैं। तो आप इसको लिख लीजिएगा। एक तो कौन है आपके पास, है रॉबर्ट है, और एक कौन है आपके पास, है क्रिस गेल है। एक कौन है आपके पास, है सर क्रिस गेल है, और एक कौन है आपके पास, है सर ये जाफरी है, ठीक है, जिसका आप ऐड करते हो। यानी आप ये कह सकते हो ये किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में, ये किसी काम को कितने दिन में करता है, 14 दिन में, और ये किसी काम को कितने दिन में करता है, 21 दिन में। आप ये बताइए, जब भी हम समय कार्य के क्वेश्चन सरल करते हैं तो पहली स्टेप हमारे पास क्या होती है? तो आप ये कहोगे सर पहली स्टेप ये होती है कि हम इनका टोटल कार्य निकालते हैं, और टोटल कार्य किससे आता है, एलसीएम लेने से आता है। यानी स्टेप नंबर 1 हम क्या करेंगे सर, इनका टोटल कार्य निकालेंगे। टोटल कार्य किससे आता है, हमारे पास है एलसीएम लेने से। तो इनका एलसीएम कैसे निकालोगे, सबसे बड़ी संख्या को आप उठा लीजिए और उसका मल्टीपल बोलते हुए जाइए। जैसे 21 है, तो आपको पता है कि सर 21 का हम ऐसा मल्टीपल लेंगे जिसमें कम से कम 10 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। तो 21 का कौन सा मल्टीपल लोगे, 10 नंबर का ही मल्टीपल ले लीजिए, यानी कि 210 आपके पास है, क्या हो गया, इनका एलसीएम हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना, अगली स्टेप में इनकी कार्य क्षमता निकालनी है। इसका भाग इसमें दीजिए, कितनी बार जाएगा आपके पास, है सर ये हमारे पास है 21 बार जाएगा। इसका भाग कितनी बार जाएगा आपके पास, है 21 एकम 21, और वो 14 एकम 14, 14 पंजे 70, 15 बार चल जाएगा। और ये कितनी बार जाएगा आपके पास, है 10 बार जाएगा। यहाँ तक तो किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं रहती होगी, क्योंकि 2 स्टेप तो नॉर्मल होती है हर क्वेश्चन के अंदर। आगे की हम स्टेप पढ़ते हैं। तीनों ने मिलकर के काम शुरू किया, तीनों ने मिलकर के काम शुरू किया। रॉबर्ट ने 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिए, अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैं नौकरी छोड़ करके जा रहा हूं, तो उस बंदे को आप परमानेंटली घर भेज दीजिए। उससे आप कैसे काम करवाओगे बताओ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में यही तो चलता है। एक लैंग्वेज तो ये आती है कि इतने दिन के बाद काम छोड़ दिया, और एक लैंग्वेज ये आती है क्वेश्चन में कि ठीक 2 दिन के पहले काम छोड़ दिया। यानी कि अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैंने 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया, तो जिसने काम छोड़ दिया उसको तो आप परमानेंटली घर भेज दीजिए, तो उसका काम तो फिर किसी और को करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैं तो 2 दिन पहले ही घर चला जाऊंगा, तो उस बंदे की रेलवे छुट्टी कैंसिल कर देता है और उससे ये कह देता है तो इस काम को करके जा, यानी कि वो उसका काम जुड़ता है, फिर उसको छुट्टी मिलती है। तो आपको याद कैसे रखना है, अगर सर मान लीजिए कोई ये कह रहा है कि मैं तो काम छोड़ के ही जा रहा हूं, तो उसका काम किसी और को करना पड़ेगा, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, और अगर मान लीजिएगा अगर वो ये कहता है कि मैं तो जा रहा हूं, तो उसका काम तो आप निकाल दीजिएगा। और ये कह रहा है कि मैं तो 5 दिन पहले जाऊंगा, तो उसका काम क्या हो जाएगा, उसी से करवाना है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन ये आपके पास है कि 5 दिन के बाद अगर कोई काम छोड़ रहा है, कोई नौकरी छोड़ के जा रहा है, तो इसको आप जाने दीजिए। यानी 5 दिन से आप मल्टीप्लाई करिए, तो सर हम जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपके पास, है सर हमारे पास 105 हो जाएगा। अब 105 के आगे क्या आएगा, माइनस आएगा। अरे भाई, जो चला ही गया है उसका आप क्या कर लोगे, तो माइनस आएगा है ना उसके आगे, तो वो तो चला गया। ठीक है, कृष्ण ने काम पूरा होने से ठीक 2 दिन पहले काम छोड़ा, इसको नहीं जाने देना, इससे कहना बेटा तू काम कर, तो इसके आगे प्लस आएगा। जिसको जाने ही नहीं दोगे आप, उसको इसके आगे प्लस आएगा। तो हम ये कह सकते हैं क्रिस भाई साहब कहाँ पर हैं, सर क्रिस भाई साहब हमारा ये रहा, और ये कितने दिन का काम है इसके पास, 2 दिन का। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, है 30 हो जाएगा। और इसके आगे क्या आएगा आपके पास, है प्लस आएगा। क्या किसी भी स्टूडेंट को ये दिक्कत है क्या कि 105 के आगे माइनस क्यों आया और इसके आगे प्लस क्यों आया? ये जो है आपके पास है फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला रोबोट ये कह रहा है कि मैं तो काम छोड़ के जा रहा हूं, तो अगर ये जा रहा है तो किसका निशान आएगा, माइनस का। और दूसरा ये कह रहा है कि मैं तो 2 दिन पहले घर चला जाऊंगा। अरे 2 दिन पहले अगर चला जाता तो उसको आपको रोकना है, उसको आपको रोकना है। आप कुछ नहीं करना, आप सरल कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। पहले ये कितना हो जाएगा आपके पास, है सर 240 हो जाएगा। 240 में से आप 105 घटा दीजिए, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि 135 बचेगा आपके पास। यानी सर ये 135 हमारे पास है क्या है, शेष कार्य है। ये क्या है हमारे पास, है शेष कार्य।
अब बताइएगा इसको कौन करेगा। एक बंदा तो ऐसा है ना जो चला गया, ये तो चला गया, इसकी कहानी खत्म। अब बाकी के कौन बचे, ये दोनों बचे हैं, ये दोनों है, यानी ये 15 काम करता है और ये 10 काम करता है। 15 और 10 को अगर हम जोड़ते हैं तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, आपके पास है 15 आएगी। तो इस वो सॉरी 25 आएगी। इस एफिशिएंसी से आपको ये काम करवाना है, यानी कि एक बार फिर सुनिए, इस एफिशिएंसी से आपको ये कार्य करवाना है। तो क्या आप समय नहीं बता सकते, ये समय किस चीज का है, ये समय सर इन दोनों का है, के का और जे का। तो समय बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है, समय बराबर हो जाएगा सर कार्य बटे में एफिशिएंसी। कार्य बट्टे में क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी। 25 का भाग दे दीजिए, 25 पिंजो कितना हो जाएगा आपके पास है 125 और 25 चक्कू 100, 5.4। किस ऑप्शन में आपके पास है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना है। मैंने कोशिश ये करी है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर मैं ये समझा दूं कि अगर कोई नौकरी छोड़ के जा रहा है तो उसके आगे माइनस आता है, उसका काम हमेशा माइनस करना है। और कोई ये कहता है कि सर मैं तो 2 दिन पहले घर जाना चाहता हूँ, उससे कहना है कि रुक बेटा रुक, काम करके जाता हूँ, तो उसके काम को प्लस कर देना है बस, बाकी और कोई चीज इसमें समझाने वाली नहीं थी, क्योंकि वैसे आप जानते भी होंगे। चलिएगा आइएगा एक और क्वेश्चन हम समझते हैं, और क्वेश्चन है आपके पास है पार्टनरशिप का। क्या क्वेश्चन है आपके पास, आराम से तसल्ली से बिल्कुल प्यार से क्वेश्चन को पढ़ोगे आप पहले। सर क्वेश्चन हमारे पास है ये है कि 3 साझेदार एबीसी ने एक व्यवसाय में लाभ को इतने के अनुपात में साझा किया। उन्होंने अपनी पूंजी का क्रम से इतने इतने महीनों के लिए निवेश किया, उनकी पूंजी का अनुपात बताइए। ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना आपको। मैंने कल भी एक लैंग्वेज बताई थी कि आप एक फॉर्मूले को जरूर याद रखिए, क्या कि लाभ कैसे निकलता है, प्रॉफिट कैसे निकलता है। सर लाभ बराबर होता है आपके पास है समय इनटू क्या होता है आपके पास है पूंजी। ये आपके पास में इससे किसका रेशियो निकलता है, लाभ का रेशियो निकलता है। एक बार फिर सुनिए, लाभ का रेशियो कैसे निकालोगे आप, समय को अगर आप पूंजी के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो निकलेगा। यहां से आप समय का भी रेशियो निकाल सकते हो और पूंजी का भी। आपसे किसका पूछा है, पूंजी का। अगर आपको पूंजी का यहां से रेशियो निकालना तो आप निकालोगे कैसे, इसका भाग इसमें दे दीजिए, यानी कि सर ये हो जाएगा आपके पास है लाभ प्रॉफिट और बटे हो जाएगा आपके पास है समय। उम्मीद कर रहा हूं किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। अब आपसे पूछा क्या था इसने, अरे भाई पूंजी का ही तो रेशियो पूछा है, तो पूंजी बराबर क्या होता है, लाभ बटे समय। पहले का लाभ कितना आपके पास है 11 है, और पहले का समय कितना 7 महीने का है, अनुपात का निशान। दूसरे का लाभ कितना है 13 का है, और इसका समय कितना आपके पास है इतना है, और ये कितना 16 बटे कितना है 12 है। यहां से आपको करना कुछ नहीं है, आप यहां से इस अनुपात को सरल कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और सरल करना बहुत इजी होता है। एक तरीका तो यह है कि आप इनका एलसीएम लेके एलसीएम हटा दो। दूसरा तरीका यह है कि 11 को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे के अंक छोड़ को बाकी अंकों से, वो सॉरी 13 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको छोड़ करके इन दोनों से। कहने का मतलब यह है जैसे आपको 11 का मान निकालना है ना, तो नीचे की संख्या को छोड़ के बाकी दोनों संख्याओं से या तीनों संख्याओं से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। या फिर आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो कि सर एक काम करिए ना, जैसे आपके पास है फर्स्ट संख्या 11 है, आप ऑप्शन से चेक करिए, जिस ऑप्शन की पहली संख्या में 11 का भाग जाएगा वो ये आंसर होगा। तो आप देखिए 11 का भाग इसमें नहीं जाएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो आप ये कह सकते हो कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। डायरेक्ट भी आप आंसर ला सकते हो, और डायरेक्ट नहीं लाना चाहते हो तो आप इनका एलसीएम ले लीजिएगा, यानी सर 7 इंटू 5 इंटू 12 टोटल एलसीएम यही आएगा। क्यों आएगा ये एलसीएम, क्योंकि सर ये दोनों तो अभाज्य संख्या है, इसके साथ एक आपके पास भाज्य संख्या भी आ गई। 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 इंटू 12, यानी 11 को 5 और 12 से गुणा करना है, तो 11 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास है 60, अनुपात का निशान। 5 का भाग कितनी बार जाएगा इतनी बार, यानी 13 को इसकी संख्या को छोड़ के बाकी दोनों से गुणा करना है, तो 13 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास है 84। अगर आपको 16 का मान निकालना है, इसको छोड़ के इन दोनों के साथ गुणा करना है, यानी 16 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास है 35 हो जाएगा। 4 से काट दीजिएगा, 4 से कितनी बार 15 बार, 4 से कितनी बार आपके पास है 21 बार, 4 से कितनी बार 4 बार, ये कितना हो जाएगा आपके पास सर, ये हमारे पास 165 हो जाएगा, अनुपात का निशान 1 63 273 हो जाएगा आपके पास, और ये 140 हो जाएगा, 35 को 140। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इतना करने की आपको आवश्यकता नहीं थी, आप सीधे आंसर बता दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर यही चाहता है कि आपको इतना सरल करना आता है या नहीं आता है। जो काम की चीज थी, जो सीखने की चीज थी, वो ये थी कि आप रेशो कैसे निकाल पाओगे। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आ जाइएगा। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, आपने देखा है जितनी भी शिफ्ट आई है उसमें एक क्वेश्चन ऐसे था कि 3 संख्या है आपके पास,
मान लीजिए आपको 3, 4 और 5 के रेशियो में है, इनका लेस है आपको कितना दे रखा है, इनका लेस है आपको 12 दे रखा है। तो किसी संख्या में, किसी क्वेश्चन में आपसे में से पूछा है, किसी में आपको सबसे छोटी संख्या पूछी है, किसी में सबसे बड़ी संख्या पूछी है। तो इस क्वेश्चन को तो समझाने से क्या ही मतलब, आप सब जानते भी होंगे, मैंने फर्स्ट क्लास में ये कराया भी था। हर कोचिंग वाले इसके पीछे पड़े हुए हैं, हर शिफ्ट में इसी को करवा रहे हैं। इसको तो आप खुद ही कर लोगे ना, जो सिंपल क्वेश्चन है उसको तो क्या ही करवाना है। ठीक है, जो सिंपल क्वेश्चन है उनको करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। तो मैंने थोड़ा सा अच्छा लिया है कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था, जिसमें युग्मों की संख्या पूछी थी, वो टाइप का तो चल ही रहा है आपके पास। दो संख्याओं का योग इतना है, उनका में से इतना है, तो आपको ये बताना है कि सर इसमें कितने पेयर्स बनेंगे, कितने युग्मों की संख्या बचेगी। कभी भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आपको क्वेश्चन कैसे करना है। इसने क्या कह रखा है, दो संख्याओं का। हमेशा लेसे में से के क्वेश्चन में अगर आपको संख्या माननी है, जैसे ये आपके पास है फर्स्ट संख्या है, तो फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या ऐसा नहीं करोगे आप कि सर पहली संख्या में x मान लेंगे, दूसरी संख्या आप वही मान लोगे। अगर मान लीजिए लेसे में से का क्वेश्चन है ना, तो पहली संख्या के साथ और दूसरी संख्या के साथ में जो में से होता है ना, उसको मानना पड़ता है। मेरी बात को फिर से सुनो, अगर क्वेश्चन लेसे में से का है, आपको लग रहा है कि हम लेसे में से के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो पहली संख्या x नहीं होती है, पहली संख्या y नहीं होती है, बल्कि पहली संख्या के साथ भी आपको में से मानना पड़ेगा और दूसरी संख्या के साथ भी में से मानना पड़ेगा। तो पहली संख्या कितनी हो गई आपके पास है, सर पहली संख्या हो गई आपके पास है 33 है ना, वो 33x, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास है 33y हो जाएगी। ऐसे माना जाता है लेसे में से में। अब कह रहा है कि इन दोनों संख्या का योग, दोनों संख्या का योग कितना हो जाएगा, 33 आपके पास है कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा सर हमारे पास है x प्लस वाई, और इसका जो योग दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, 528 दे रखा है। आप काट दीजिए, 33 से कितनी बार कटेगा आपके पास है, एक बार। अब लास्ट का अंक कितना आएगा, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास 8 आ जाए, तो 6 18, यानी सर हमारे पास 16 बार कट जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई का जो मान है हमारे पास वो कितना है, 16 है। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि यहाँ पर और यहाँ पर आप अलग अलग मान रखते जाइए। कैसे रखते जाइए, जैसे इसका मान आपने 1 रख दिया तो इसका मान कितना होगा आपके पास है 15, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप 2 रखोगे तो यहाँ पर कितना रखोगे आप, 14। यहाँ पर 3 रखोगे तो आप यहाँ कितना रख सकते हो, 13। अगर यहाँ 4 रखोगे तो यहाँ कितना रख सकते हो, 12। अगर 5 रखोगे तो कितना रख सकते हो, 11। अगर आप 6 रखोगे तो कितना रख सकते हो आप, 10। ठीक है, इसके अलावा कितना रखोगे, सर 7 रख सकते हो, तो यहाँ पर कितना आएगा आपके पास है, 9। और 8 8 तो 16 आएगा नहीं। तो इतने हम इसके पेयर बना सकते हैं। कितने पेयर बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर किसी क्वेश्चन में आया कि टोटल पेयर्स कितने बनते हैं, तो टोटल तो ये बनेंगे, लेकिन कभी भी एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता है, बल्कि ये पूछता है पेयर जो बनते हैं ना, वो पेयर से एग्जामिनर काउंट करता है सहभाज्य संख्याओं के रिलेटेड। सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर जिनका में से एक हो, तो आपको इनमें से वो पेयर काउंट करना है जिनका में से एक हो। जैसे आपके पास है ये, सर एक पेयर ये हो गया क्योंकि इन दोनों का में से एक आ रहा है, ये पेयर काउंट में नहीं आएगा क्योंकि इन दोनों का में से 2 आ रहा है। एक पेयर ये काउंट हो गया क्योंकि 3 का और 13 का में से एक आता है, और ये काउंट नहीं होगा। एक ये काउंट होगा आपके पास है, और अगला कौन सा काउंट होगा आपके पास है, सर अगला हमारे पास ये काउंट होगा 7 और 9। तो इस तरीके से कितने पेयर्स बन गए आपके पास है, सर हमारे पास है कंप्लीट 4 पेयर बन गए। उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पाए होंगे कि पेयर्स हम ऐसे काउंट नहीं करते कि टोटल कर लिए, और ऐसा कोई क्वेश्चन है भी नहीं है जिसमें कभी टोटल पेयर्स पूछ लिए जाते हैं, बल्कि आपसे सीधा कहेगा कि आप पेयर्स बताइए कितने हैं। तो पेयर्स का मतलब यही होता है, युग्म का मतलब कि हमेशा आपको वो बताने हैं जिनका में से एक आता हो। क्लियर है, चलिएगा। तो फिर अगर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो हम अगले क्वेश्चन पर और चलते हैं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपके पास है कि सर दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, HCF इतना है, तो ऐसे युग्मों की फिर से संख्या बताइए। पिछले क्वेश्चन की क्या खास बात थी, सर पिछले क्वेश्चन में हमको यहाँ योगफल दे रखा था, अब की बार गुणनफल दे रखा है। तो ये तो कन्फर्म है सर, पहली संख्या हम 13x मानेंगे, दूसरी संख्या हम 13y मानेंगे, ये तो कन्फर्म। पहली संख्या आपको क्या माननी पड़ेगी, 13x, और दूसरी संख्या क्या माननी पड़ेगी आपको, 13y। इस बार गुणनफल है तो गुणनफल करिए। यानी सर दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है आपके पास है, वो गुणनफल कितना है आपके पास है, सर वो गुणनफल आपके पास है इतना है। आपको करना कुछ नहीं है, पहले काटा पीटी करके और x गुणा y निकालिए। अगर हम 13 से काटते हैं तो 13 एकम 13 एक बार,
कितना बच जाएगा, 7 72 हो जाएगा, 13 पंजो 65 और त्रिछिक्के 78। 13 से फिर काटिए, 13 एकम 13 और 13 दूनी का 26 12 बार। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर एक्स और वाई का जो मान है आपके पास में वो कितना हो गया 12। अब वही आप मल्टीप्लाई करिए, कितना कितना कर सकते हो सर, एक हमारे पास 1 × 12 हो जाएगा, 2 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा, 2 से पहले भी है ना अभी तो आपके पास, 3 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा, और 5 6, और 6 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। सॉरी पहले 2 से ही लिख दो यार, गलती कर दी मैंने, एक के बाद 2 आता है, 2 इंटू 6, और इसके बाद 3 इंटू कितना है 4, इसके अलावा कोई पेयर नहीं। अब आपको ये देखना है कि इनमें से वो पेयर लेने हैं जिनका में से महत्तम समवर्तक HCF 1 हो। तो आप ये कह सकते हो इसका HCF 1 है, इसका HCF 1 है, तो इसमें जो पेयर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे आपके पास है 2 बनेंगे। तो अगर मान लीजिए गुणनफल का क्वेश्चन है तो दोनों संख्याओं से ये वाली संख्या कटती है। अगर मान लीजिए आपके पास योगफल का क्वेश्चन है तो ये 33 कॉमन आ जाता है, इसलिए एक बार ही हम उसे काटते हैं। ये आपको समझने की जरूरत है, जिन स्टूडेंटों की मैथ्स कमजोर है उनको खास करके। चलिएगा तो फिर आप आगे आ जाइएगा। एक क्वेश्चन घन से रिलेटेड पूछा गया था, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, अभी कुछ दिन पहले सेक्शन कंट्रोल में भी है, और वापस से इस पैटर्न का क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो इतना सा ही था, क्वेश्चन इतना सा था कि इन घनों को पिघला करके, यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप हो गया शायद। क्वेश्चन तो ये था कि इन 3 घनों को मिला करके एक घनाभ बनाया गया, उसका वो बताइए पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझ लीजिएगा आप। 1 सेमी, 6 सेमी, 8 सेमी भुजाओं वाले 3 घनों को पिघला कर एक नया घन बनाया गया है। नए घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 भाग कितना होगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए घन के बारे में कि घन क्या होता है आपके पास। सर ये हमारे पास एक आकृति है, घन की प्रत्येक जो फलक होती है, यानी घन हो चाहे घनाभ हो, आपके पास में कितनी फलक होती है आपके पास में, वही 6 फलक होती है, और प्रत्येक फलक की क्या होती है वर्गाकार होती है। प्रत्येक फलक क्या होती है इसमें वर्गाकार होती है। तो हम ये कह सकते हैं सर प्रत्येक फलक इसमें वर्गाकार होती है। फर्स्ट पॉइंट आपके पास है। रही बात की किनारे वगैरह, तो वही जो आपने घनाभ में क्यूबॉइड में पढ़ते हो वो के वही लैंग्वेज है। आपको जो इसमें जाननी है वो चीज क्या जाननी है, सबसे पहला पॉइंट कि सर ये घन है आपके पास है, क्यूब है, ये क्या है आपके पास है क्यूब है, घन है। आप इस घन का सबसे पहला पॉइंट ये कि आप आयतन बताइए। आपको अगर पता हो तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि आयतन की डेफिनेशन होती है 3 भुजाओं का गुणनफल। तो अगर आपको इसका आयतन या फिर इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका क्या निकालना है आपको आयतन, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा सर, इसका आयतन हो जाएगा आपके पास है 1 की घात 3, यानी भुजा की घात 3। प्रत्येक भुजा इसमें समान होती है, जैसे ये भुजा ये भुजा ये भुजा सभी भुजाएं समान होती है, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होती है, जबकि घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग होती है। पहला पॉइंट। इसकी प्रत्येक फलक कितनी फलक होती है, इसमें 6 फलक होती है। अब ये जानना क्यों जरूरी है कि 6 फलक होती है, क्यों, क्योंकि सर इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट आएगा वो आएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। इसको हम हिंदी में कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो कितना होता है आपके पास है 6a²। एक बार फिर सुनिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। तीसरा आएगा आपके पास है लिटरल सरफेस एरिया, यानी कि यह आपके पास है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। हिंदी में आप लिखना चाहो लिख लेना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना होता है आपके पास सर, ये होता है हमारे पास है 4a²। क्योंकि पार्श्व पृष्ठ में ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा काउंट नहीं होता है, बल्कि चारों दीवारें काउंट होती है एक तरीके से, इसलिए 4a² है। टोटल सरफेस एरिया में 6 के 6 फलक काम आती है बस। इसके अलावा चौथा पॉइंट और आप इसमें ध्यान रख सकते हो, इसका पैरामीटर या फिर आप कह सकते हो परिमाप। इसका पेरीमीटर या परिमाप, परिमाप क्या होता है आपके पास है सर 12a होता है। 12 कहाँ से आया सर, इसमें 12 किनारे होते हैं। 12 क्या होता है आपके पास है किनारे, 8 कोने इसमें होते हैं, 12 किनारे होते हैं, इसलिए इसका परिमाप कितना होगा आपके पास है 12a होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ऐसे आप नहीं कह सकते कि सर परिमाप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते, बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं परिमाप से रिलेटेड, ठीक है। तो किसी भी घन के बारे में आपको ये 4 चीजें जानना जरूरी है, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है कि आप इसमें क्या होता है। इसका आयतन याद कर लीजिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा आपके पास है परिमाप। इसका पेरीमीटर क्या होता है आपके पास है 12 × a होता है। चलिएगा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 सेमी, 6 सेमी, 8 सेमी भुजा वाले 3 घनों को पिघला करके, पिघलाने का मतलब क्या है उनका आयतन निकालना। पिघलाने का मतलब क्या होता है कि उनका हमको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। अब आप बताइएगा इसका आयतन क्या होता है सर। आयतन की अगर हम बात करें ना तो आयतन होता है आपके पास 1/3 यानी AQ होता है। आयतन क्या होता है आपके पास AQ होता है। तो पहले घन का आयतन क्या होगा सर, पहले घन का आयतन ये हो जाएगा,
प्लस करोगे आप, दूसरे घन का आयतन क्या होगा आपके पास, सर हमारे पास ये हो जाएगा। तीसरे घन का आयतन क्या होगा हमारे पास, सर हमारे पास ये हो जाएगा। चौथे घन का आयतन क्या होगा नहीं पता, तो ये चौथे घन का आयतन, क्योंकि इनको मिला करके ही तो चौथा घन बनाओगे आप, बनाओगे नहीं बनाओगे। वैसे अगर आपको पता होना तो जैसे आप पाइथागोरस ट्रिपलेट याद करते हो ना, इसमें भी ये ट्रिपलेट होती है। कौन सी होती है आपके पास, 1 6 8 9 की, ये सीधे आप रट्टा मार सकते हो, लेकिन आप छोड़िएगा, सॉल्व कर लीजिए। इसका मान कितना होता है 1, इसका मान कितना होता है आपके पास है 216, और इसका मान कितना होता है आपके पास है 512, बराबर हो जाएगा आपके पास है AQ। अगर आप इन सबको ऐड करते हो तो 8 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास है 9, 2, और ये हो जाएगा 729। 729 बराबर ए क्यों है, तो ए का मान कितना हो जाएगा आपके पास, सर ए का मान हमारे पास है 9 आ जाएगा। ए क्या है आपके पास है, ए सर हमारे पास है इसकी भुजाएं, किस चीज की भुजा, घन की भुजा हमने निकाल ली है। घन की भुजा क्या है हमारे पास है ए। अगर हमारे पास है किसी घन की भुजा आ जाती है तो हम उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, लिटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसमें क्या पूछा है हमसे, सर इसमें हमसे ये पूछा है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि सर हमसे पूछा है सरफेस एरिया कितना होगा। अब आप ये कहोगे सर इसने ना तो ये कहा हमसे कि टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, ना ये कहा कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो फिर आप कैसे निकालोगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, इसका मतलब टोटल निकालना है। जब भी वो पार्श्व पूछेगा तो पार्श्व आगे जरूर लिखेगा, पार्श्व यानी लिटरल सरफेस जरूर लिखेगा, लेकिन अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इसका मतलब है कि टोटल पूछ रहा है। और घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सर टोटल सरफेस एरिया होता है आपके पास है 6a²। क्या होता है 6a², 6 की जगह 6, ए का मान कितना आपके पास है 9, तो 9 का सीधा वर्ग कर दे हम 81। लेकिन आपको ये नहीं बताना है, बल्कि इसका जो भी आंसर आएगा उसका कितना बताना है, 2/3 बताना है। कितना बताना है आपको, 2/3। इससे कितनी बार कट जाएगा आपके पास है 2 बार, ये कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 और 32 हो जाएगा आपके पास है। तो आप ये कह सकते हो करेक्ट आंसर कितना आएगा आपके पास है, सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप गलती नहीं करोगे ऐसे क्वेश्चनों में। क्या आप सहमत हो मेरी बात से, तो आप एक बार जरा क्वेश्चन को आराम से तसल्ली से देखिएगा। ये घन के बारे में मैंने कंप्लीट समझा दिया, इतना ही घन की डेफिनेशन याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब आ जाइएगा, एक और क्वेश्चन है आपके पास है क्यूबॉइड से रिलेटेड, घनाभ से रिलेटेड। एक ठोस घनाभ के 3 आसन्न फलकों के क्षेत्रफल इतने इतने हैं, घनाभ का आयतन कितना है। मैं ये कहूंगा घनाभ का आयतन, ये बात अलग है, ए इंटू बी इंटू सी होता है, ए बी सी होता है, या फिर आप कह सकते हो एल बी एच होता है। लेकिन मान लीजिए किसी घनाभ का आयतन आपसे पूछे आसन्न भुजाएं देकर के, आसन्न भुजाएं, आसन्न फलक देकर के और आयतन पूछ लिया जाए, तो आप कैसे यूज करोगे। सर अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें घनाभ का क्या पूछ लिया जाए, आयतन, तो आप एक फॉर्मूले का यूज करोगे। फॉर्मूला आपके पास है पी क्यू आर। क्या है आपके पास, पी क्यू आर। पी क्या है आपके पास है सर, पहले फलक का एरिया, और ये क्या है आपके पास है, दूसरी फलक का एरिया। ये क्या है, तीसरी, अच्छा आसन्न फलक क्या होती है, जहां पर 2 फलके मिलती है एक तरीके से, उनको हम आसन्न फलके कहते हैं, ठीक है। तो वहां पर लंबाई इंटू चौड़ाई से इनके फॉर्मूले काउंट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं सर घनाभ का आयतन, किस चीज का आयतन आपके पास है, घनाभ का आयतन, अगर आसन्न फलक देकर के पूछे तो हम इसको यूज करते हैं, अंडर पी क्यू आर को। पी क्यू आर क्या है आपके पास है, क्षेत्रफल है। आप ये कह सकते हो पी क्यू आर क्या है आपके पास है, सर पी क्यू आर है आपके पास है क्षेत्रफल। ये क्या है आपके पास है, जो क्षेत्रफल है आपके पास है, किस चीज के क्षेत्रफल है, आसन्न फलकों के। तो हम ये कह सकते हैं पहला क्षेत्रफल वो रहा, दूसरा ये रहा, तो सीधे आंसर आ जाएगा आपका। यानी हम ये कह सकते हैं सर अगर हमको वॉल्यूम निकालना है तो अंडर रूट का लगा दीजिएगा निशान। पहला एरिया कितना है, इतना है, दूसरा कितना आपके पास है 216 है, तीसरा कितना आपके पास है सर 72 है। अब आप इसको सरल करिए और देखते हैं कि इसमें से क्या बाहर आएगा। देखिए सरल करने का क्या तरीका है, सर सरल करने का ये तरीका हमारे पास है कि हम क्या करेंगे, इसमें इनके टुकड़े कर करके लिखेंगे, और कोशिश ये करिए कि इनके टुकड़े ऐसे हो कि पेयर्स बनते जाए। कोशिश करिए कि टुकड़े ऐसे हो कि 2-2 के पेयर्स बनते जाए, ताकि एक पेयर हम उठा करके बाहर निकाल लेंगे। जैसे अभी हमारे दिमाग में कुछ नहीं आया तो ये तो कन्फर्म पता है कि इसमें 4 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। तो 4 का भाग देखिए कितनी, देखो 4 का हम भाग दे रहे हैं, उसको भी लिखेंगे और कितनी बार जाएगा। तो सर 4 चौको 16 होता है आपके पास, लिख दीजिएगा। फिर कितना बच गया आपके पास, 8, यानी 32 8 हो गया आपके पास, गुणा का निशान। 216 दुनिया जानती है कि 36 गुणा 6 होता है। इसके अलावा आप इसको ऐसा लिखोगे एक पेयर इसके साथ जुड़ जाए, यानी 72 को आप क्या लिख सकते हो सर 6 × 12 लिख सकते हो, क्योंकि एक पेयर तो बन गया। अब अगर हम बात करते हैं आगे, तो ये आपके पास है 4 रहेगा, इसको आप
क्या लिख सकते हो सर, हम 4 इंटू 12 लिखेंगे क्योंकि 12 चौक 48 और 12 12 के साथ मिल जाएगा, बाकी 36 में से 6 12 ही जाएगा, ये 6 इंटू 6 इंटू ये 12। अब आराम से आप निकाल लीजिएगा, डबल 4 में से एक 4 12 जाएगा, डबल 12 में से एक 12 12 जाएगा, इससे 36 में से 6 बार आ गया, डबल 6 में से एक 6 बार आ गया, तो ये कितना हो गया आपके पास 48 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास 36। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे लास्ट का अंक 8 आएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट से ही आपका काम चल गया, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, हमारे पास आएगा 1728। अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछा गया है, हो सकता है कि आपको भी देखने को मिल जाए। आराम से क्वेश्चन देख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप बिल्कुल मेरी बातों को थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे। मैंने सभी क्वेश्चंस अच्छे लेवल के लिए हैं। स्टूडेंटों को क्या है कि ज़्यादा क्वेश्चन वो याद थे, हालांकि क्वेश्चन मेरे पास खूब सारे आए थे, लेकिन क्वेश्चन नॉर्मल से आए थे। एक क्वेश्चन तो रेशियो का आया था जिसमें ए बी सी का अनुपात दे रखा था, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, ऐसा कुछ दे रखा था। यार उसको क्या सॉल्व करवाना, आप खुद ही कर लोगे, नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व। एक माध्य माध्य का बहुलक से रिलेटेड था। एक इसमें क्वेश्चन देखिएगा आप, इसको सरल ब्याज वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके पास। एक राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है। 6 वर्ष में कितनी हो जाती है, दुगनी। किस पर, साधारण ब्याज पर। किस पर हो जाती है, साधारण ब्याज पर। कितने वर्षों में वह राशि मूल राशि से कितनी गुनी हो जाएगी, आपके पास है 10 गुनी। इस बात को आप ध्यान में रखिए, ऐसा क्वेश्चन साधारण ब्याज में बनता है और चक्रवृद्धि ब्याज में बनता है। तो हम दोनों क्वेश्चनों को यहाँ समझेंगे ताकि आप गलती नहीं करो आगे चल करके। क्वेश्चन क्या है आपके पास है कि सर कोई राशि 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, कोई राशि अगर दुगनी हो रही है ना, तो वह राशि दुगनी नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ वह राशि 1 गुना हो रही है। क्योंकि मान लीजिए आप किसी को 100 रुपये उधार देते हो और वो ये कहता है कि मैं इसके डबल करके दूंगा, तो वो आपको 200 देता है। तो आप ये बताइएगा, जब उसने 200 रुपये दिए तो 100 का नोट आपका है ना खुद का। अगर देखा जाए तो वो राशि सिर्फ 1 गुना ही हुई थी, क्योंकि 1 गुना तो आपकी खुद की है वो राशि। वो ये कहता है कि मैं आपको इसका 4 गुना दूंगा, तो 4 गुना नहीं देगा, वो 3 गुना ही देगा रियलिटी में, क्योंकि 1 गुना राशि आपकी खुद की होती है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको आपकी खुद की राशि निकालनी है। यानी कि सर अगर कोई राशि दुगुना हो रही है ना, इसका मतलब यह है कि राशि 1 गुना ही है, क्योंकि आपने खुद का हिस्सा निकाल लिया। अगर कोई राशि 10 गुना हो रही है तो 10 गुना नहीं हो रही है, 1 गुना आपकी खुद की थी, तो वह राशि सिर्फ 9 गुना ही है। वह राशि कितनी, ओनली फॉर 9 गुना है। इसका क्या फायदा मिलेगा, इसका ये फायदा मिलेगा कि सर कोई राशि 1 गुना कितने साल में हो रही है, 6 साल में। अब आपको कितनी गुना चाहिए, 9 गुना चाहिए। तो कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 6 54। तो किस ऑप्शन में आपके पास है, बी ऑप्शन में। बिल्कुल बहुत इजीली तरीके से आप ऐसे क्वेश्चनों को बना पाओगे। देखो एक बार फिर सुनिएगा, आपकी खुद की राशि निकाल लो, फिर कितना गुना हो रही है, यानी 1 गुना कितने साल में, 6 साल में। तो आपको बताना है 10 गुना नहीं, 9 गुना कितने साल में, तो कंप्लीट आंसर रह जाएगा। एक बार फिर से करिएगा, क्लास को रोकिएगा, इसका आंसर खुद से देने की कोशिश करिएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से एक राशि 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है। दुगनी का मतलब कितना आपके पास है, 1 गुना है। अवधि ज्ञात कीजिए जब वह राशि अपने आप की कितनी हो जाएगी आपके पास, 4 गुना। 4 गुना का मतलब कितना आपके पास है, 3 गुना है। तो हम ये कह सकते हैं सर 1 गुना कितने साल में हो रही है आपके पास, 8 साल में। तो आपको 3 गुना कितने साल में हो जाएगी, 24 साल में। देखो कितने सिंपल होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन अगर हम बात करें तो एक चक्रवृद्धि ब्याज में बनता है, तो इसकी कितनी बड़ी औकात है वो भी देख लेंगे हम। पहली बात तो क्या कहा है, एक धनराशि 3 वर्ष में दुगनी हो जाती है। 3 वर्ष में कितनी हो जाती है आपके पास है, दुगनी हो जाती है। तो समान ब्याज की दर पर राशि को 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए हम जानते हैं कि सर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हम किसे कहते हैं, ब्याज पर ब्याज को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है, इस लाइन को समझो कि सर 3 वर्ष के अंदर कोई राशि कितनी हो रही है आपके पास है, दोगुना हो रही है। कोई राशि कितनी हो रही है, दोगुना हो रही है। इस लाइन का अर्थ ये है कि सर हिसाब हर 3 साल के बाद होगा। पहला पॉइंट तो ये, हिसाब कब होगा, हर 3 साल के बाद। यानी अगला हिसाब कब होगा, 6 साल बाद। अगला हिसाब कब होगा, 9 साल बाद। अगला हिसाब कब होगा, 12 साल बाद। अगला हिसाब कब होगा आपके पास, 15 साल बाद। इस लाइन का अर्थ यह है कि हर 3 साल के बाद हिसाब होगा। और इस लाइन का अर्थ क्या है कि सर वह राशि हर 3 साल के बाद डबल होगी। हर 3 साल के बाद डबल होगी। इसका अर्थ ये
जैसे मान लीजिए पहले 3 वर्ष में कितनी हो रही है, दुगना, तो अगला जब हिसाब होगा तो वो जितनी भी राशि रहेगी उसकी डबल होगी, तो इसकी डबल कितनी हो जाएगी आपके पास है 4 गुना, तो 4 गुना कितने साल में हो जाएगी, इतने साल में। फिर जितनी भी राशि रही होगी उसका दुगना हो जाएगी वह राशि, तो कितने साल में होगी, 9 साल में, कितनी हो जाएगी 8 गुना। फिर जितनी भी रही होगी उसका क्या हो जाएगी, दुगना, दुगना कितना होता है आपके पास है सर, इसका जो दुगना है वो हो जाएगा आपके पास 16, 16 कितने साल में हो जाएगा, अगला हिसाब का होगा 12 साल में। फिर जितनी भी राशि है उसका दुगना, मतलब हर साल दुगना होती जाएगी 32, और इसमें जुड़ेगा, इसमें कितना हो जाएगा आपके पास है 15 साल में। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे बनाने होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के। 3 साल, हर 3 साल के बाद हिसाब होगा और इधर राशि गुना होती जाएगी, दुगुना है तो दुगुना, 3 गुना है तो 3 गुना, 4 गुना है तो 4 से मल्टीप्लाई करते जाओ आप। तो इस क्वेश्चन में ये कहा था कि 8 गुना कितनी साल में हो जाएगी, तो 8 गुना कितनी साल में हो जाएगी आपके पास है 9 साल में, जो कि आपको किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। आइएगा एक और क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आखिरकार ऐसा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। देखिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको इसी तरीके से फुल अपडेटेड क्वेश्चनों के साथ कंप्लीट रेलवे का कोर्स करना है तो आपको करना क्या है, यहां पर जाइए आप, देखो ये पट्टी पढ़ रहे हो आप, यानी प्ले स्टोर पे जाके उपकार क्लासेस जयपुर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। वहां पर मैंने आपको 2 सुंदर सुंदर कोर्स डिजाइन कर रखे हैं। एक तो रेलवे चैंपियंस 3.0 के नाम से, जिसमें फुल अपडेटेड मैथ आपको मैंने कंप्लीट पढ़ा रखी है, थोड़ा बहुत सिलेबस बच रहा है जो कि अभी चल ही रहा है, डेली की उसमें क्लास अपलोड होती है, तो लगभग 20 एक दिन में उसे हम कंप्लीट कर देंगे। और अगर आपको चाहिए कि सर हम रेलवे चैंपियंस वाला बैच भी पढ़ना चाहते हैं लेकिन उसके साथ मैथ स्पेशल भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप एक मैथ स्पेशल BOD 3.0 के नाम से उसी में बैच है जो कि नया स्टार्ट हुआ है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको ये फायदा मिलेगा, जो मैथ स्पेशल वाला बैच है उसमें चैंपियंस वाला बैच तो फ्री मिलेगा। इसके अलावा एक स्टार क्रैश कोर्स का बैच भी चल रहा है हमारा, जिसमें हम शॉर्ट में रिवीजन करते हैं, वो बैच भी उसके साथ फ्री मिलेगा। तो एक बार आप प्ले स्टोर पर जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करो। बहुत सुंदर तरीके से मैंने कोर्स को डिजाइन किया है, कोर्स को ऐसे डिजाइन किया है कि जैसे मान लीजिए आपको एक फोल्डर को आप ओपन करोगे, देखो सिंपल, मतलब सुंदर तरीके का डिजाइन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपको परसेंटेज पढ़ना है, तो आप जैसे ही परसेंटेज पे क्लिक करोगे, फोल्डर बना रखा परसेंटेज का, सबसे पहले परसेंटेज की PDF आ जाएगी, उसी फोल्डर के अंदर ऊपर ही ऊपर PDF आएगी, कौन सी, जिसका मार्केट से आप प्रिंट ले सकते हो। उसके नीचे दूसरी PDF फिर आएगी इस डिजिटल बोर्ड के सॉल्यूशन की, 2 PDF हो गई, और उसके बाद उसकी सारी क्लासें आएंगी, यानी एक फोल्डर में परसेंटेज पूरा है, यानी क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, इस तरीके से एक ही फोल्डर में आएगी। फिर अगला फोल्डर आपको मिलेगा जो भी अगला चैप्टर होगा, जैसे प्रॉफिट और लॉस है, इस तरीके से बहुत अच्छे से डिजाइन हमने कर रखा है। तो आप इनमें से कोई सा भी बैच परचेज कर सकते हो, बिल्कुल फुल अपडेटेड बैच है, ठीक है। तो चलिएगा आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित दर से 11 वर्षों में कितने हो जाते हैं, आपके पास है 3 गुना हो जाती है, तो 27 गुना कितने साल में हो जाएगी। यानी कि सर क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 11 वर्ष में राशि कितनी हो रही है, सर 11 वर्ष में राशि हो रही है हमारे पास है 3 गुना। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आखिरकार, सर ये क्वेश्चन हमसे ये कहना चाह रहा है कि जो हिसाब होगा ना आपको वो हर 11 साल के बाद होगा, हर 11 साल के बाद तो हिसाब होगा और राशि 3-3 गुना होती जाएगी। अगर 11 साल के बाद हिसाब होगा तो अगला हिसाब कब होगा, 22 साल बाद। 22 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी, जितनी भी राशि थी ना उसका 3 गुना, कितनी हो जाएगी आपके पास है 9 गुना। अगला हिसाब कब होगा सर, 33 साल में, 33 साल बाद, और जितनी भी राशि थी उसका कितनी हो जाएगी 3 गुना, यानी कितनी हो जाएगी आपके पास है 27 गुना। तो बस यही आपसे पूछे कि कितना आंसर होगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से, ठीक है, हर क्वेश्चन के नीचे टैग लगा रखा है कि कौन सा क्वेश्चन कब आया था, अगर आप चैंपियंस वाले बैच में जाओगे तो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइएगा, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन आपके पास रहेगा, NTPC CBT 2 का क्वेश्चन है, ये भी आपके पास है। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज से 360 अधिक है, आप बताइए मूलधन कितना है। इसमें पूरा जो खेल चलता है वो यूनिट का चलता है। अगर आप एक फॉर्मूला समझ जाते हो ना तो ये मान के चलिए 70% अंकगणित उसी फॉर्मूले से होती है। फॉर्मूले का क्या नाम है सर, फॉर्मूले का नाम है आपके पास है, एक तरीके से मैं यहां लिख देता हूं सर। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर यहां लिखते हैं दी गई राशि। हम क्या लिखते हैं सर, हम यहां पर लिखते हैं दी गई राशि, और बट्टे में हमारे पास क्या आएगा, जो भी आप ऊपर लिखोगे ना उसी राशि का, उसी राशि का, उसी राशि का, उसी राशि का यूनिट में मान, यूनिट में मान,
और आप मल्टीप्लाई करोगे जिसका मान निकालना है उसका से, यानी मल्टीप्लाई करोगे आप किसका से, और किसका की जगह पर भी क्या आएगी आपके पास, यूनिट आएगी। इस बात को ध्यान रखिए। अब आप ये कहोगे सर यूनिट क्या होती है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। पूरी मैथमेटिक्स में यूनिट दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है आपके पास है, सर आपके पास है पूरी मैथमेटिक्स में ये होती है आपके पास है दो टाइप की। कितने टाइप की होती है आपके पास है, दो टाइप की। पहली होती है आपके पास है परसेंटेज के फॉर्मेट में, और दूसरी होती है आपके पास है रेशियो के फॉर्मेट में। पूरी मैथमेटिक्स में यूनिट परसेंटेज के फॉर्मेट में और रेशियो के फॉर्मेट में ही बनती है। जैसे आप कहते हो ना कि किसी की आय का अनुपात 2:3 है, तो उसे ही हम यूनिट कहते हैं। आप कहते हो ना 10% का लाभ हो गया तो 110, वो परसेंटेज की यूनिट है। जैसे 10% का लाभ है तो यूनिट कितनी बनेगी, 110। अगर 10% की हानि है तो यूनिट कितनी बनेगी, 90%। तो हम कह सकते हैं वो यूनिट एक तो परसेंटेज में चलती है और एक रेशियो में चलती है। इसके अलावा इस मैथमेटिक्स में कोई यूनिट नहीं बनती है, ध्यान में रखिए। तो सर हम ऊपर तो दी गई राशि लिखते हैं, ऊपर जो भी राशि लिखोगे ना वही नीचे लिखनी है, और जिसका मान निकालते हैं उससे गुणा करते हैं। यहाँ पर भी यूनिट आती है, यहाँ पर भी क्या आएगी आपके पास है, यूनिट आएगी। थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर भी क्या आती है सर, यहाँ पर भी हमारे पास है यूनिट ही आती है। इस बात को ध्यान रखिए। क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिएगा तो मैं पढ़ देता हूं, नहीं दिख रहा होता। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी सर हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से 8% आपके पास है दर है, और समय कितना आपके पास है, 3 साल है। पहला तो ब्याज ये रहा, और दूसरा ब्याज क्या रहेगा आपके पास सर, दूसरा ब्याज ऐसा रहेगा 6% आपके पास है ब्याज है, और 3 साल है। आप बताइए पहले हिस्से से आपको ब्याज कितना मिलेगा, तो सर 24% मिलेगा। दूसरे हिस्से से कितना मिलेगा, तो आपको 18% मिलेगा। दोनों में कितने का डिफरेंस है आपके पास है, 6% का डिफरेंस है। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि इस 6% का क्या नाम है, सर ये ब्याजों का अंतर है। ये क्या है आपके पास है, ब्याजों का अंतर है। अब ब्याजों का अंतर कितना दे रखा है, सर ब्याजों का अंतर दे रखा है आपको 360। तो अब आप इसका यूज करिए। दी गई राशि क्या है सर, दी गई राशि का नाम है आपके पास है ब्याजों का अंतर। तो ब्याजों का अंतर ये तो राशि के फॉर्मेट में, अब इसे आप यूनिट के फॉर्मेट में लिखोगे तो 360 क्या है आपके पास, ब्याज का अंतर, जबकि यूनिट के हिसाब से ब्याज का अंतर कितना है, 6% है। अब जिसका मान निकालना उससे हमको मल्टीप्लाई करना है। अब आप ये कहोगे सर हमसे मूलधन पूछा है, हमको क्या पता है मूलधन की यूनिट क्या होती है, क्योंकि आप तो यहाँ यूनिट से गुणा करना पड़ेगा। तो कभी भी अगर आप परसेंटेज का क्वेश्चन कर रहे हो और आपको यूनिट नहीं पता, जैसे मान लो आपसे पूछा है मूलधन, आपसे पूछा है क्रयमूल्य, आपसे पूछा है टोटल राशि, ऐसी कोई राशि पूछते हैं तो उसकी जो यूनिट होती है ना वो हमेशा 100% होती है। वो कितनी होती है, 100% होती है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा आपके पास है, 60 बार। तो इस तरीके से आपके पास है 6000 कंप्लीट आएगा, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि सी ऑप्शन में। तो इस तरीके से ये थी आपके पास आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट्स आप जरूर करिएगा, ताकि आपको डेली हम इसी तरीके से क्लासें प्रोवाइड करवा सकें। किस तरीके की आपको क्लास लगी है, और अगर आपको मान लीजिए ये चैनल अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। क्लियर है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत रही नहीं होगी आपको। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं इन सब की पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप उपकार क्लासेस जयपुर के नाम से सर्च कर सकते हो। चलिएगा, आप सभी को ऑल द बेस्ट।